तो ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर रेल्म ऑफ इमॉर्टल के नाम से एक दुनिया मौजूद थी। इस दुनिया में कई तरह की अनोखी शक्तियों के साथ साथ हर कदम पर एक बड़े से बड़ा खतरा मौजूद है, जिस वजह से सिर्फ वही कल्टिवेटर मॉर्टल रैम से इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आ पाते हैं जो कि एटलीस्ट निर्वाणा रैम तक पहुंच चुके हो। उनके लिए भी इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक गलती की वजह से हमारा हीरो ज़्याओ चेन इस वर्ल्ड में पहुंच गया, जिसकी कल्टिवेशन तो निर्वाणा रैम से काफी ज्यादा पीछे थी, लेकिन वो काफी ज्यादा चालाक और एक समझदार इंसान था जो कि बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रूथलेस भी है, क्योंकि वो कभी भी अपने दुश्मनों पर रहम नहीं दिखाता। और अब तो अनजाने से इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आने के बाद ज़्याओ चेन भी समझ गया था कि उसे खुद को ताकतवर करना होगा, वरना वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। जिसके साथ ही ज़्याओ चेन की इमॉर्टल बनने का सफर शुरू हो गया। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ एंशिएंट टेम्पल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को यहाँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के बारे में बता रहा था, जहाँ पर लोग इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो छोटी बच्ची भी अपने मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है कि मास्टर आखिर एंशिएंट टेम्पल में मौजूद ये सारे स्टैचूज किन लोगों के हैं? जो सुनकर वो मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि हमारे मॉर्टल वर्ल्ड से जो लोग भी रेल्म ऑफ इमॉर्टल तक जा पाए ये उन्हीं के स्टैचूज है, यानी कि ये सारे के सारे हमारे एंसेस्टर्स है जिन्होंने मॉर्टल्स की जिंदगी को त्याग कर कल्टिवेशन करते हुए इमॉर्टैलिटी हासिल कर ली। जिस पर वो बच्ची दोबारा सवाल करते हुए कहती है फिर मास्टर आखिर आप वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल क्यों नहीं गए? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पूरी सेंचुरीज तक कल्टीवेशन करी, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं हेवनली गेट का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल जाने लगा तो मुझे वहाँ से रोक दिया गया, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर जाने के लिए काफी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा ये सपना पूरा करो। यहाँ अपने मास्टर की बातों की वजह से वो बच्ची काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी। अब इसके बाद हमें पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बच्ची जिसका नाम लैन नुवो था वो अब बड़ी हो चुकी, साथ ही साथ उसने निर्वाणा रेल्म की कल्टीवेशन भी हासिल कर ली थी। इसी वजह से मिस लैन नुवो को आज के दिन वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मॉर्टल वर्ल्ड के सारे लोग ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये बात उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा फख्र की बात थी कि उनके टाउन में से एक लड़की वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में असेंड करने वाली है, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने प्यार से उस लड़की को डिवाइन मेडन का नाम भी दे दिया था। यहाँ टाउन में सब लोग डिवाइन मेडन के बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या सच में वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में असेंड हो पाएगी, जिस पर वही मौजूद दूसरा लड़का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, डिवाइन मेडन काफी ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ 20 साल की उम्र में आज तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया, इवन कि उसने अकेले ही पूरी की पूरी स्नो वैली को हरा दिया था, तो इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रॉयल कल्टिवेटर्स भी मौजूद थे, जिनका काम था डिवाइन मेडन के असेंशन पर नजर रखना ताकि कोई भी इसके बीच रुकावट ना बन सके। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को एक आदमी के बारे में खबर मिल चुकी थी जो कि डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डाल सकता था, इसलिए ये लोग नीचे मौजूद नॉर्मल इंसानों पर काफी सारा बारीकी से नजर रख रहे थे। जहाँ पर हम लोगों को पहली दफा हमारा हीरो ज़्याओ चेन भी दिखाया गया, जो कि फिलहाल के लिए तो एक नॉर्मल मार्शल आर्ट कल्टिवेटर था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका ऑरा काफी ज्यादा डेंस है, जो चीज रॉयल गार्ड्स को काफी ज्यादा अनयूजुअल लगी। इसलिए उन लोगों ने ज़्याओ चेन पर नजर रखना शुरू कर दी। उन्हें शक होने लगा कि शायद ये वही इंसान है जो कि डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डालेगा। पर दूसरी तरफ ज़्याओ चेन भी काफी ज्यादा स्किल था, वो इन लोगों की नजरों के सामने से ही गायब हो गया, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। वहाँ से तो निकलकर ज़्याओ चेन दूर आ गया था, लेकिन वहाँ पर होली गार्ड्स की तादाद काफी ज्यादा थी, क्योंकि इस न्यू लोकेशन में भी ज़्याओ चेन ने महसूस कर लिया कि वहाँ पर टोटल 7 गार्ड्स उस पर नजर रख रहे हैं। ज़्याओ चेन के सेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो उनकी सांसें तक महसूस कर पा रहा था, और वो ये भी समझ गया था कि ये सारे के सारे मार्शल आर्ट वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपने वेपन्स तक बाहर निकाल लिए, यानी कि ये लोग मुझे यहाँ पर असैसिनेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन लोगों की तादाद सिर्फ 7 है तो फिर तो मेरे लिए इन लोगों को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। यही सब सोचते हुए ज़्याओ चेन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। इसीलिए वो काफी एटीट्यूड के साथ उन असैसिन्स की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, अभी तक तुम लोगों ने मुझ पर कोई हमला नहीं किया, मुझे लगता है कि यही तुम लोगों के पास आखिरी मौका होगा। जो सुनकर तो वो असैसिन्स भी सरप्राइज हो गए कि आखिर इसे हमारी प्रेजेंस के बारे में कब पता चला। लेकिन साथ ही साथ वो लोग फौरन से ज़्याओ चेन पर अपने स्पाइरल ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए हमला भी कर देते हैं, जिस अटैक को तो ज़्याओ चेन ने तेजी के साथ जंप करते हुए डॉज कर लिया था, और वो वेपन साइड पर जाते वहाँ पर मौजूद कुछ बांस की लकड़ियों को तोड़ देते हैं। चारों तरफ आग भी लगने लगी थी। तभी अचानक वो सारे के सारे रॉयल गार्ड्स फौरन से जंप करते हुए यहाँ ज़्याओ चेन के सामने आ गए, जहाँ उनका लीडर ज़्याओ चेन को देखकर कहता है कि तुम वही धोखेबाज एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज के ज़्याओ चेन ही हो ना, हम तुम्हें डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डालने बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो भी डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उसे फौरन वहीं पर मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ ज़्याओ चेन ने तो यहाँ इन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि ऑलरेडी ये लोग मुझे मारने के लिए फैसला कर चुके। और ज़्याओ चेन की यही तो खासियत है कि
अगर किसी ने भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो उस पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाएगा। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्याओचेन के पास कोई भी सोड नहीं थी, बल्कि वो वहाँ पर जलते हुए एक बैम्बू स्टिक को उठा चुका। तभी अचानक वो रॉयल कल्टिवेटर तेजी के साथ जंप करते हुए ज़्याओचेन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ज़्याओचेन तो काफी आसानी के साथ उन्हें धूल चटका रहा था, जैसे कि ये रॉयल गार्ड्स उसके सेम लेवल पर होने के बावजूद भी उसके सामने कुछ नहीं हो। यहाँ पर कुछ रॉयल गार्ड्स को हराने के बाद ज़्याओचेन ने उनमें से एक की सोड भी हासिल कर ली। साथ ही साथ वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि डिवाइन मेडन को कोई भी चोट पहुंचाने या फिर उसके एसेंशियल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझ पर हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, तो ये बात नहीं बदलने वाली और इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। जो सुनकर रॉयल गार्ड्स का लीडर यहाँ ज़्याओचेन को जवाब देते हुए कहता है कि बेशक तुम ये काम करने यहाँ पर आए हो या ना, मैं तुमसे कोई भी तफसील नहीं लेने वाला, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में मैं तुम्हें जान से मार देने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही तीसरी के साथ अपनी सोर्ड्स लेकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू हो गए। जहाँ एक जबरदस्त सी सोर्ड फाइट के बावजूद भी ज़्याओचेन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और वो अपनी सोर्ड को लेकर तेजी के साथ यहाँ उस लीडर की गर्दन पर रख चुका, जो देखकर वो लीडर घबराते हुए ज़्याओचेन से कहता है कि तुम मेरी जान नहीं ले सकते, वरना प्रिंसेस एसोसिएशन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा जाने भी दूं तब भी प्रिंसेस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, दोनों सिचुएशन में बात एक ही है। इसलिए ये सब कहते ही ज़्याओचेन ने यहाँ पर उस लीडर का गला काट दिया। यहाँ पर रॉयल गार्ड्स की लाशें बिछाने के बाद ज़्याओचेन अभी धीरे धीरे वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि प्रिंसेस एसोसिएशन की 4 मेडन्स वहाँ पर पहुंच चुकी थी, जो कि चारों तरफ से आते साथ ही ज़्याओचेन को घेर कर उसे सरेंडर करने को बोलती है। दूसरी तरफ ज़्याओचेन उनसे खुद को बचाने के लिए वहाँ से जंप करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक उन चारों ने ही अपनी रिबन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचेन को बुरी तरीके से जकड़ लिया। थोड़ी देर में इस प्रिंसेस एसोसिएशन की लीडर मिस ज़्याओ लिनीर भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे रॉयल मेडन के नाम से भी जाना जाता है। वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जो कि यहाँ पर आते साथ ही ज़्याओचेन से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम ज़्याओचेन हो। दूसरी तरफ ज़्याओचेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर डिवाइन मेडन का एसेंशन देखने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हारे रॉयल गार्ड्स और तुम्हारे मेडन्स बिला वजह मुझ पर हमला करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जबकि साथ ही साथ ज़्याओचेन यहाँ पर एक लड़की की बात करते हुए कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं नहीं हूँ, बल्कि वो सिर्फ एक हादसा था, वो एक हादसे की वजह से ही पहाड़ी की चोटी से गिरकर मारी गई, उसकी मौत के पीछे भी मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ज़्याओचेन की सारी बातें सुनने के बावजूद भी ज़्याओ लिनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने मेडन्स को हुक्म देती है कि इसे जान से मार डालो। जो सुनकर वो मेडन्स बिल्कुल ऐसा ही करने लगी। इसकी वजह से यहाँ ज़्याओचेन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मजबूरन उसे भी अपनी मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ा। ये वो एक टेक्निक है जो कि बचपन से ज़्याओचेन के सोल सी में मौजूद थी। जब वो 11 साल का था तब उसे इस टेक्निक के बारे में मालूम हुआ था, और तब से लेकर अब तक ज़्याओचेन सिर्फ इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को हराता हुआ रहा है, क्योंकि ये गोल्डन मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन टेक्निक थी ही इतनी ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर ज़्याओचेन ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ खुद को आजाद करवा लिया था, जो देखकर तो सामने की तरफ मौजूद रॉयल मेडन ज़्याओ लिनीर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखती है कि अब ज़्याओचेन ने भी तेजी के साथ जंप करते हुए यहाँ ज़्याओ लिनीर पर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर ज़्याओचेन अपने इस गोल्डन स्पाइरल ब्लेड्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी रॉयल मेडन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उससे कई सारा पावरफुल है। जबकि ज़्याओ लिनीर ने तो काफी आसानी के साथ सिर्फ अपनी 2 फिंगर का इस्तेमाल करती ज़्याओचेन को हिट करके पीछे हटा दिया। साथ ही साथ वो अपनी सोर्ड्स को लेकर तेजी के साथ ज़्याओचेन पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर तो ज़्याओचेन भी फौरन से अपनी की एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर चुका। पर दूसरी तरफ ज़्याओ लिनीर के सामने वो शील्ड ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसलिए ज़्याओचेन समझ गया था कि फिलहाल उसके लिए भागने में ही भलाई है। जो सोचते साथ ही ज़्याओचेन तो तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओ लिनीर किसी भी हालत में ज़्याओचेन को भागने नहीं देना चाहती थी, बल्कि वो खुद तेजी के साथ ज़्याओचेन के पीछे रवाना होते हुए अपने मेडन्स को पीछे ही रुकने का बोल देती है। वो यहाँ ज़्याओचेन के पास आते हुए कहती है कि चाहे तुम कितना ही तेज क्यों ना भाग लो, लेकिन फिर भी आज के दिन तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। और ये कहते साथ ही उसने ज़्याओचेन पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जहाँ दूसरी तरफ ज़्याओचेन उसके अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ तेजी के साथ वहाँ से कूदकर भागने की भी कोशिश करता जा रहा था, मगर इस चीज के दौरान ज़्याओचेन के बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे, क्योंकि ज़्याओ लिनीर ने वहाँ पर अपने रेनबो सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से ज़्याओचेन पर हमला बोल दिया। जिस अटैक को ज़्याओचेन काफी मुश्किल के साथ जंप करते हुए डॉज तो कर लेता है, लेकिन अब तक उसे भी एहसास हो गया था कि अगर मैं इसी तरह से भागकर ज़्याओ लिनीर के हमले को डॉज करने की कोशिश करता रहा तो बेशक इससे मैं बच तो सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म काम नहीं आने वाला। मुझे ज़्याओ लिनीर का सामने से मुकाबला करना ही होगा, तब शायद मैं उसे हराकर यहाँ से निकल सकूं। ये सोचते हुए ज़्याओचेन ने अपनी गोल्डन स्पाइरल ब्लेड पंच को रेडी करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओ लिनीर भी अपनी सोर्ड के अंदर काफी सारा एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर रही थी। जबकि थोड़ी देर बाद ये दोनों ही तेजी के साथ एक दूसरे
की तरफ जंप करते हुए एक दूसरे से टकराने के लिए पहुंच गए, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ाओलिनीर की सोड एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो कि ज़ाओचेन के अटैक को चकनाचूर कर देती है, जो देखकर तो ज़ाओचेन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जबकि साथ ही साथ ज़ाओलिनीर का वो अटैक सीधा ज़ाओचेन की तरफ आ रहा था, शायद यहाँ पर ज़ाओचेन की मौत हो जाए। ज़ाओचेन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था, पर तभी अचानक वहाँ सब कुछ एक साथ ही फ्रीज हो गया, जैसे कि समय रुक चुका हो। ये किसी और ने नहीं बल्कि डिवाइन मेडन ने किया था। मिस लैन नु वो आखिरी बार इस लम्हे को फ्रीज करके इंसानों के बीच आकर वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने से पहले इस जगह को अच्छे से देखना चाहती थी, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर एक बार वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल चली गई तो वो दोबारा से कभी भी इमॉर्टल रेल्म में नहीं आ पाएगी। और चूंकि वो बचपन से यहीं पर बड़ी हुई थी तो उसे यहाँ के लोगों से काफी ज्यादा लगाव और अफेक्शन भी था, जो सारी चीजें मिस लैन नु को काफी ज्यादा इमोशनल कर रही थी। यूं ही धीरे धीरे टाउन में से गुजरते हुए अचानक से उसकी नजर यहाँ ज़ाओचेन और मिस ज़ाओलिनीर पर भी पड़ गई, जो कि एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। लेकिन मिस लैन नु वो अपनी आखिरी टाइम पर किसी को यूं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने ज़ाओलिनीर की सोड को दूसरी तरफ पॉइंट कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यूं ही टाउन के अंदर से गुजरते हुए वहाँ से चली गई। मिस लैन नु के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि वक्त भी दोबारा से अनफ्रीज हो गया और हम देखते हैं कि ज़ाओचेन की जान बच चुकी, जो देखकर वो खुद भी काफी जरा हैरान था। इवन कि मिस ज़ाओलिनीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका निशाना तो सीधा ज़ाओचेन था, फिर आखिर वो चूक कैसे गई। दूसरी तरफ ज़ाओचेन यहाँ बचने के बाद फौरन से रेड डस्ट पीक की तरफ रवाना हो गया ताकि वो वहाँ से खुद को बचा सके। ज़ाओलिनीर तो अभी भी ज़ाओचेन को फॉलो करते उसके पीछे रवाना हो गई, वो तो ज़ाओचेन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ चुकी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ रेड डस्ट माउंटेन पीक पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लैन नु वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। वो अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए आसमान में मौजूद वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल तक जाने की सील को तोड़ देती है, जिसकी वजह से हेवनली गेट इन लोगों के सामने समर हो गया। हेवनली गेट के ओपन होते साथ ही वहाँ पर दो डिवाइन गार्ड्स भी आ चुके थे, जबकि साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि मिस लैन नु के सामने सीढ़ियां समन करते हुए कह रहा था कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आने के लिए मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ, लेकिन आने से पहले तुम्हें कई सारे इम्तिहानात से गुजरना होगा, जिनके लिए मिस लैन नु पूरी तरीके से तैयार थी। और वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ रवाना होने लगी, जहाँ वही आवाज मिस लैन नु से कह रही थी कि तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड को पीछे छोड़ना होगा। आज के बाद से तुम वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एक हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें अपनी सारी पुरानी यादें, अपने पुराने दोस्त, हर एक चीज को गंवाना होगा। जो सुनकर मिस लैन नु वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि हाँ, मैं अपने पास्ट को बुलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक डाउट भी था कि अगर वो अपने पास्ट को बुला देगी तो क्या वो वही रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के दिन मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी पास्ट की वजह से हूँ। यहाँ मिस लैन नु वो इसी डाउट के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ाओचेन भी वहाँ पर पहुँच चुका, जो कि रेड डस्ट माउंटेन पर सिर्फ इसी हेवनली गेट को देखने के लिए आया हुआ था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वहाँ पर ज़ाओलिनीर भी पहुँच गई, जो कि ज़ाओचेन पर हमला करते हुए कहती है कि आज के दिन मुझे तुम्हें मारना ही होगा, वरना मेरी रॉयल फैमिली की बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लैन नु अभी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके दिल में मौजूद वो डाउट हेवनली डीटी को भी मालूम हो गया, इसलिए वो मिस लैन नु से कहता है कि बेशक तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। तुम मॉर्टल वर्ल्ड और वहाँ के लोगों को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, जो कि साबित करता है कि तुम अभी इस काबिल नहीं कि तुम यहाँ आ सको। जो सब कहने के बाद उस डीटी के हुक्म पर इन हेवनली गार्ड्स ने अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए हेवनली गेट की तरफ जाने वाले उस रास्ते को फौरन से तोड़ दिया, जिसकी वजह से मिस लैन नु वो तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगती है। सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान हो चुके थे। ज़ाओचेन जो कि मिस ज़ाओलिनीर का मुकाबला कर रहा था, वो भी इस आसमान से गिरने वाले आग को देखकर समझ गया कि मिस लैन नु का असेंशन फेल हो चुका है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा। दूसरी तरफ मिस लैन नु जो कि तेजी के साथ ऊपर से गिर रही थी, वो खुद से सवाल करते हुए कहती है कि क्या सच में मेरा दिल इतना ही कमजोर है, लेकिन मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत सारा इंतजार और बहुत मेहनत करी थी, मैं आखिरी टाइम पर यूँ हार नहीं सकती। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ाओलिनीर भी यहाँ ज़ाओचेन के साथ फाइट करते हुए उसे रेड डस्ट माउंटेन की पीक के लास्ट कॉर्नर पर ले आई थी, जहाँ एक फाइनल अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो किनारा अचानक से टूट गया और ये दोनों ही उस पहाड़ी की चोटी से नीचे की तरफ गिरने लगे। पर तभी अचानक ज़ाओचेन को वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई, जो कि किसी और की नहीं बल्कि मिस लैन नु की थी, क्योंकि वो हार मानने से मना कर देती है। वो अभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हेवनली गेट की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर वो हेवनली डीटी यहाँ पर मिस लैन नु से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम अपनी इस इमोशनल फीलिंग के साथ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में कैसे आ सकती हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों हेवनली गार्ड्स भी मिस लैन नु को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके, जबकि दूसरी तरफ मिस लैन नु भी खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए कहती है कि यही मेरी इमोशंस ही मुझे ताकतवर बनाते हैं, इन्हीं की वजह से मैं इस निर्वाणा रैम तक पहुंच पाई और आगे इमोर्टैलिटी तक भी मैं इन्हीं इमोशंस के साथ जाऊंगी। जो सब कहते हुए मिस लैन नु ने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उन हेवनली गार्ड्स को चकनाचूर कर दिया था, और इसी वजह से हम देखते हैं कि
उसके लिए हेवनली गेट पूरी तरीके से ओपन हो गया, जो कि मिस लैन